बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के तौर पर आज हल्फ ले लिया है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट की एक कमेटी ने किसी चीफ जस्टिस का इंतखाब किया हो और तकरीबन 3 दहाइयों बाद सीनियरिटी वाला जो फार्मूला था वो भी जो है उसको नज़रअंदाज किया गया और अब जो एक आइनी तरमीम 26वीं पेश हुई थी उसके मुताबिक नए चीफ जस्टिस का इंतखाब हुआ। इससे कबल उन्होंने चीफ जस्टिस बनते ही कौन कौन से अहम मामलात को जो है वो टेकअप किया है उस पर बात करने से पहले मुख्तसरन कुछ उनके माजी को देख लेते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ दायर सदाती रेफरेंस में काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त को मुस्तरद किया था और ख़ास तौर पर एक केस जो अब भी हाईलाइट हो रहा है वो पाकिस्तान तरीक़ा इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो उसमें भी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो उन 8 जजेस में से नहीं हैं जिन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, बल्कि वो उन 5 का हिस्सा हैं। लेकिन उन्होंने अपने फ़ैसले में ये ज़रूर कहा था कि जिन्होंने अपने लेटर्स पहले जमा करवाए थे और इलेक्शन कमीशन ने जिस पर अमल दरामद किया था 39 लोगों को नोटिफाई किया था, वो उन्होंने फ़ैसला जारी किया था। फिर इसके अलावा याहिया अफरीदी जो हैं वो असकुद नोटिस के मामले में एक अलग नुक्ता नज़र रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जब साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा दर्ज किया गया था तो तब वो पेशावर हाई कोर्ट में होते थे, तो परवेज़ मुशर्रफ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट उन्होंने ब्लॉक करवा दिए थे। फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सन 2022 में तहरीक अदम एतमाद के बायस एक एहतजाज किया था और फिर एक मुआहिदा इंतज़ामिया के साथ तय हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो किरदार अदा किया था कि ये मुआहिदे पर अमल दरामद करेंगे और उनके वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन वो मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो 5 जजेस का ये फ़ैसला था जिसमें से 4 ने इमरान खान के हवाले से कोई जो है वो बयान नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने इख्तलाफ किया था और इन्होंने कहा था कि ये तौहीन अदालत है, उन्होंने मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया। तो इसके साथ साथ और बड़े अहम केसेस हैं, लेकिन चीफ जस्टिस बनते ही उन्होंने जो अहम फैसले अब लिए हैं उसमें से एक तो ये है कि फुल कोर्ट का इजलास उन्होंने 28 अक्टूबर को बुला लिया है और सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स को लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ये उन्होंने अहकाम जारी किए हैं। पहले सिर्फ जो कमरा अदालत नंबर 1 है सिर्फ उसमें हुआ करता था, लेकिन जो अहम उन्होंने मामला टेकअप किया वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का है, जिसमें सदाती ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली की गई थी और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को शामिल किया गया था जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जगह। उन्होंने दोबारा से उस बेंच को वैसे ही कर दिया जैसे सदाती ऑर्डिनेंस से पहले था। चीफ जस्टिस, उसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो ये मामला है। अब बात करते हैं कि नए चीफ जस्टिस से तवक्कुआत क्या क्या और क्या किरदार वो अदा कर सकते हैं और किस माहौल के अंदर वो चीफ जस्टिस बने हैं। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब, साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, ये एक मुख्तसर सा उनका बैकग्राउंड और जो आज उन्होंने अहम फैसले लिए हैं उनसे तवक्कुआत हर आने वाले चीफ जस्टिस से आवाम को बहुत से तवक्कुआत होती हैं और होनी भी चाहिए। आप क्या देख रहे हैं जिन मौजूदा हालात के अंदर वो चीफ जस्टिस बने हैं और उनसे जो तवक्कुआत हैं वो क्या हो सकती हैं? शुक्रिया ज़ौक। देखिए, मैंने कोयटा में फ़ोन किया, कराची में फ़ोन किया, लाहौर में दोस्तों से बात हुई, सियालकोट में फ़ोन किया, पिंडी इस्लामाबाद में ख़ुद जाके मुख्तलिफ़ लोगों से आवाम में जाके बातचीत की कि भाई आपका क्या ख्याल है, अभी ये हमारे चीफ जस्टिस साहब नए आए हैं तो आप लोगों की क्या तवक्कुआत हैं। तो एक तो मैं वो जो मैंने उसमें से अख़ज़ किया जो मेरा तज्ज़िया है वो बताऊँगा, दूसरा आपको अपनी भी बताऊंगा तज्ज़िया कि मेरा क्या ख्याल है, मेरी क्या तवक्को है। और सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि मेरे जो दोस्त हैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो ये यानी नंबर गेम उनको पता है, 1 का मतलब क्या है, 2 का, 3 का, यानी न्यूमरोलॉजी के वो एक्सपर्ट हैं, उनसे भी मैंने बात की। तो सबसे पहले उधर से शुरू करते हैं क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये शायद किसी चैनल में ना दिखाया जाए या किसी को इसकी अहमियत का एहसास ना हो। देखिए, ये पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस हैं जी। तो सबसे पहले 3 का हिस्सा देखते हैं। ये क्रिएटिविटी बताता है, ये सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करता है जो नंबर 3 है। 0 जो है वो इटर्निटी है, वो इन्फिनिटी है। और अगर आप 30 के हिस्से को बहसियत मजमूई देखें तो 2 चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। एक आती है आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस, यानी रूहानी अवेयरनेस जो है वो इसमें नज़र आती है 30वें में। और दूसरी और अहम चीज़ है कि आपकी क्रिएटिव कम्युनिकेशन इसमें ज़ाहिर होती है।
तो न्यूमरोलॉजी के मुताबिक अगर हम देखें तो अगर ये 30वें चीफ जस्टिस हैं तो इनसे हमें तवक्को रखनी चाहिए कि इनका अंदाज़े बयान बड़ा क्लियर होगा, क्लैरिटी से आएगा और क्रिएटिविटी होगी इसमें, और इसमें अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ सामने चीज़ें आसपास के वो, तो इसको यानी बताने के बाद वो जो मैंने अपने दोस्तों से और आवाम से कुछ यानी लोगों से बातचीत हुई, उसमें से जो मुझे पता लगा कि अवाम क्या चाहती है, तो अवाम जो चाहती है वो 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहले अवाम ये चाहती है कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन के नताइज हैं उसमें ये जो नए आने वाले चीफ जस्टिस जिन्होंने आज हल्फ लिया है वो कुछ इंसाफ का रास्ता निकालें। तो ये है तवक्को नंबर 1। ठीक। तवक्को नंबर 2 ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कराया जाए। वो जो भी फैसला हो, अक्सरियती है, फुल बेंच का है, डीबी का है, कोई फैसला आ जाए तो उसको अमल दरामद कराया जाए। तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को वापस दिलवाए जाए। ये बड़ा यानी अहम पॉइंट है। जब 2-3 लोगों ने ये कहा ना जी कि हम ऐसी सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं जिसकी अपनी अलहदा से साख हो, शनाख्त हो, उसके पास इख्तियारात हो, अथॉरिटी हो, क्योंकि वो सबसे बड़ी कोर्ट वही है। बेंच बनाते वक्त, जब भी कोई बेंच बनाते हैं तो हुकूमत और अवाम की तवक्कुआत में कोई बैलेंस क्रिएट किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक तासुर है जो कि कभी कभी ठीक लगता है, कभी गलत लगता है कि जब बेंच बनता है तो आपको फैसले का अंदाजा हो जाता है। तो ये तवक्को की जा रही है कि ऐसा ना हो कि यही सिलसिला चले और बेंच बनते रहे और हम पहले से हमें पता हो कि फैसला क्या आना है। तो बैलेंस थोड़ा सा क्रिएट। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि मेरी तवक्को ज़ाती जो है, चूँकि मैं इस वक्त आपने मुझसे सवाल पूछा है, मेरी तवक्को ये है कि हमारे ये जो नए चीफ जस्टिस हैं इज़्ज़त माब याहिया आफरीदी साहब, ये एक अच्छे लीडर को जो उनको जानते हैं, जिन्होंने उनके फैसले पढ़े हैं, जिन्होंने उनका किरदार देखा है, उनको करीब से जानते हैं, उनके साथ दोस्ती रखी है, रिश्तेदारी है, वो ये जानते हैं कि मैं ये जो बात कर रहा हूं मैं आउट ऑफ द ब्लू नहीं कर रहा, इसके पीछे कोई लॉजिक है। मेरी ये तवक्को होगी कि मेरे चीफ जस्टिस साहब, हमारे ये 24 करोड़ लोगों के चीफ जस्टिस साहब जो आज बने हैं, वो एक अच्छे लीडर बने। और वो उसकी शनाख्त क्या होगी या उसका पैरामीटर क्या होगा कि जब वो अपनी मुलाजमत की मुद्दत ख़त्म करके जाएं, आज तो पहला दिन है ना चीफ जस्टिस का, जब वो जाएं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो और आवाम के दिल में इत्मीनान हो। आगे चलते हैं। राव खालिद साहब, अब इस मामले के हवाले से ये तवक्कुआत का जिक्र जो नजमुल साकिब साहब ने किया, लेकिन आज जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से जो कमेटी दोबारा तश्कील दी गई है, पीटीआई के दोस्तों ने दोबारा से तवक्कुआत लगा ली हैं उनसे, तो आपको क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, तवक्कुआत तो तमाम चीफ जस्टिस जो होते हैं ये बहुत आला मनसब है। आप कह लें कि इंसान की ज़िंदगी और मौत खुदा के बाद इनके हाथ में होती है, तो इससे इसकी मनसब की आप जो है उसका अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा मनसब है ये। तो तवक्कुआत ठीक होती हैं, लोग काम भी ठीक करते हैं। हमारे जैसे मुल्कों में जो बुनियादी मसाइल जहाँ पे आते हैं वो ये होता है कि आईन और कानून के मुताबिक काम किया जाए तो नॉर्मल रहती हैं चीज़ें और नॉर्मल ही चलती हैं, कोई बहुत बड़े मसाइल पैदा नहीं होते। लेकिन हमारी हुकूमती और रियासती ज़रूरियात समटाइम्स भारी पड़ जाती हैं, तो वहाँ पे आके फिर मामलात कह लें कि थोड़े से तब्दील होना शुरू होते हैं और फिर उसकी वजह से समटाइम्स चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ भी चली जाती हैं और फिर उसको ठीक करना फिर कई दिहाइयाँ लग जाती हैं उन चीज़ों को ठीक करते करते। जैसे हम जस्टिस मुनीर की बात करते हैं जब, और फिर मार्शल की एंडोर्समेंट्स की बात करते हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं और बल्ले के निशान की बात करते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको फिर कह लें कि एक ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे फिर आपको निकलने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, आपको अपनी रिवायात को वापस आने के लिए और उन चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। जहाँ तक उनके आज के 2 इक़दाम जो बुनियादी तौर पे हैं, वो आप अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का लेटेस्ट ख़त जो है
उसमें जो एतराज़ात थे वो 2 फ़ौरन दूर कर दिए उन्होंने। बिल्कुल। एक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वो बहाल कर दी है, दूसरा उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग कॉल कर ली है। तो इसका मतलब ये है कि वो 14 साल से वो इस सर्किट में हैं, ये जजेस के सर्किट में, और तकरीबन 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में हैं। उनके पर्सनल रिलेशनशिप चीज़ें और जिस तरह से उनके पर्सनैलिटी के बारे में पता चला है कि बहुत मनंजा किस्म के आदमी हैं, तो इस किस्म के लोग रिलेशनशिप बनाने, निभाने और उनको चलाने में। अच्छा राव साहब, किसी जगह में अगर ये आपने कहा कि ये जो मंसूर अली शाह साहब के खत था उसमें ये दूर किया, तो अगर 28 को फुल कोर्ट होता है और मंसूर अली शाह साहब उसमें नहीं शामिल होते, तो क्या ये भी इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि वो तो छुट्टियों पे? आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में शामिल होना कौन सा मुश्किल काम है, वीडियो कॉल पे वो शामिल हो जाएंगे। वो तो मेरा नहीं ख्याल के, और होंगे भी, मेरा ख्याल है होना भी चाहिए, और मेरा ख्याल है वो वीडियो कॉल पे उसमें शामिल होंगे, उस जो फुल कोर्ट है। राइट। और मेरा ख्याल उनके मशवरे से ही शायद की गई हो, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। याहिया अफरीदी साहब के बारे में बात कर रहा था, वो थोड़े रवायत पसंद भी है, और न्यूमरोलॉजी की बात की तो मुझे ऐसे ही याद आ गया कि एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये जो इनका स्टार बनता है वो एक्यूरियस बनता है, तो ये जो अभी चल रही है ना 80-90 साल चल रही है, एज ऑफ एक्यूरियस इसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, जो कि दुनिया में इंसाफ और सच की बोलबाला करने और एक इनकलाबी तब्दीलियों का बायस होती है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इनकलाबी तब्दीलियाँ आती हैं कि नहीं है। अब चैलेंजेस की इनकी बात कर लेते हैं। एक तो 26वीं तरमीम चैलेंज हुई है, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का वो ऑर्डिनेंस चैलेंज हुआ है। वो कब लगता है, आज शायद बेंचेस अनाउंस हो जाएं, अगर कोई मीटिंग हो जाती है उनकी, वो कॉन्फ्रेंस कॉल करके उनसे बेंचेस अनाउंस हो गए, वो बता देंगे साकिब बशीर साहब आपको डिटेल उसकी। दूसरा चैलेंज है उनका, जो एग्जेक्टिव ओवर रीच होगी, अब जो कमेटी बन गई है चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के लिए, वो तो शायद इतना मसला ना हो, क्योंकि 3 सीनियर जजों का होता है, सारे ही एक जैसे होते हैं तकरीबन, उनमें से वो अगर हो भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जजों की तकर्री और जजों की कारकर्दगी का जायज़ा लेना है, जो उसमें बहुत से जो एग्जेक्टिव है वो बहुत सा काम वो कर सकती है, जिसके हवाले से मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर फैसलों के इतलाक़ के हवाले से बात की है अपना नजम साकिब साहब ने, और दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको क्या लेजिस्लेशन के ज़रिए गैर मौसर किया जा सकता है। किसी एक लेजिस्लेशन की बात नहीं है अभी मखसूस रिश्तों के हवाले से जो बनाया कानून, ओवरऑल इसको एड्रेस करने की बात है। मेरा ख्याल है ये भी चैलेंज हुआ है, और उस पर भी यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये अगर होंगी तो उनकी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो बात है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर की जो बात है, उसकी उन्होंने अपनी तकरीर में भी बात की है, और वो अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को कि जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंटली काम करेगी, रियासती हुकूमती तकाजे आते रहते हैं जाते रहते हैं, और वक्ती तौर पे होती हैं चीज़ें, उसमें कुछ सीरियस जिसमें मुल्क और कौम का मसाइल हों, उसको ज़रूर थोड़ा कह रहे नरम खुई से एड्रेस करना चाहिए कोर्ट को, उस पर स्टबबर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे कोई इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ या उसके हक़ में कोई फेवर लेने की कोशिश हो, तो उसमें मेरा ख्याल है जुडिशरी को स्टैंड करना चाहिए, और इसी तरह से बेहतरीन सूरत हाल हो सकती है। ओवरऑल मुझे लगता है अभी तक जिस तरह से वो उन्होंने शुरू किया काम, तो जो एक डिवीजन थी अंदर सुप्रीम कोर्ट के, उसको वो कम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन बाकी ब्रदर जजेस के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, या वो किसी के हाथ में तो नहीं खेलते। हमने देखा है कि इस किस्म के मामला समटाइम्स हो जाते हैं। जी राइट। अच्छा साकिब बशीर साहब, क्योंकि तवक्कुआत जो होती हैं वो आइडियल होती हैं, और जो चैलेंजेस होते हैं वो ज़रा हकीकत पसंदाना होते हैं। एक तो बड़ा सवाल ये अब उठाया जा रहा है कि उस केस का क्या बनेगा जिसमें 8 जजेस ने कहा था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दें, और लोगों का कंसर्न, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़ास तौर पर कंसर्न ये है। तो आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस में से सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की दोबारा से तब्दीली, अब देखा है हमने जो दोबारा बेंच बना है उसकी तब्दीली हुई है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक बात तो ये है कि जैसे ही जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनकी बतौर चीफ जस्टिस जब नामजदगी हुई, तो अगले ही दिन वो तमाम जजेस के चैम्बर्स में गए, उनसे मिले, और यकीनी तौर पर कुछ के जो है वो इतराज़ात, खदशात, कुछ भी चीज़ें थी तो वो भी उन्होंने सुनी, और उसका आपने असर देखा होगा। कल कुछ जजेस जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ जो रिटायर हो चुके हैं, उनके फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं थे, उनकी अलविदाई जो तकरीब थी उसमें नहीं थे, लेकिन आज वो ऐवान सदर में जो तकरीब थी उसमें नज़र आ रहे थे। जी। तो जस्टिस मुनीब ख़ास तौर पर जो सुपर सीड हुए,
तो इसका मतलब ये है कि जैसे याह्या अफरीदी तमाम जजेस को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चल सकेंगे, क्या मामलात होंगे, ये अलग बात है। जो आपने बात की कि इनको चैलेंजेस क्या होंगे, सबसे पहला चैलेंज तो जो तकसीम है वो बहुत बढ़ चुकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस में, उस तकसीम को ख़त्म करना इनके लिए चैलेंज है कि उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट आता है, आम साइलिन भी उससे सफ़र करते हैं और जो इंसाफ की फरामी में भी रुकावटें आती हैं। फिर जो बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो या अदलिया की जो आज़ादी है वो भी कंप्रोमाइज़ हुई है आईनी तरमीम के बाद। उन्होंने अपनी जो स्पीच थी उसमें इख्तियारात की तकसीम उन्होंने कहा प्रिवेल करेगी। तो अब उसमें दो एंगल्स हैं। पहला एंगल जिसका शिकवा हुकूमत करती रही है कि एग्जेक्टिव और मुकन्ना के इख्तियारात में जुडिशरी इंटरवीन करती रही है, या वो इस तरह के फैसले आते रहे या 184(3) में या मुख्तलिफ, तो वो भी उनका मतलब ये है कि वो भी नहीं होगा लेकिन हमारे इख्तियारात में भी कोई नहीं आएगा। तो इससे दोनों एंगल्स आप देख सकते हैं। तो ऐसे लगता है कि आगे चलकर हुकूमत या अदलिया आमने सामने भी आ सकते हैं इस नुक्ते पे, क्योंकि अभी जो आईनी तरमीम हुई है ये तो बड़ा क्लियर एक मैसेज है कि उन्होंने कंट्रोल रखना है, बेंचेस बनाने से लेकर जजेस की तैनाती से लेकर आगे तक। तो ये उनके लिए बड़ा एक चैलेंज होगा। आईनी तरमीम चैलेंज हो चुकी हैं, ये कौन सुनेगा, कैसे सुनी जाएंगी, इनको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी वो खुद है, क्योंकि 3 जजेस थे, तीसरे नंबर पे उनकी नामजदगी हुई है। वो अगर सुनी भी जाएंगी तो उस बेंच पे वो नहीं होंगे, लेकिन इसको हैंडल कैसे करना है ये दूसरा बड़ा चैलेंज है। आईनी तरमीम पर अमल जो दरामद जो है वो कैसे होना है, क्योंकि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें बज़ाहिर हुकूमत की जो है वो अक्सरियत है। अब जो हुकूमत चाहेगी वो होगा, या जो चीफ जस्टिस उस जुडिशल कमीशन की सरबराही कर रहा होगा, 3 उसके साथ सीनियर जजेस होंगे, एक आईनी कमीशन का जो जज है, आईनी बेंचेस का सीनियर जज वो होगा। तो किसकी चलेगी वो इम्पॉर्टेंट है कि इन पर अमल दरामद जो है वो कैसे होना है केसेस की। फिर इसके अलावा जो 3 इकदाम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसकी कमेटी को बहाल किया गया, जिस तरह राव साहब ने कहा, और फुल कोर्ट उन्होंने बुला ली। 28 को ये पता चलेगा कि फुल कोर्ट में क्या माहौल रहता है और कौन कौन से उमूर जो है वो जेर बहस लाते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग शफाफियत के लिए आउटस्टैंडिंग स्टेप है। मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट हमें बिल्कुल चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जो रिटायर हो चुके हैं उन पर तनकीद 100 दफ़ा करेंगे, लेकिन ये उनका क्रेडिट है। उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया, कोई जुडिशरी में ये स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने फुल कोर्ट बुलाई और लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई, लोगों ने खुद देखा, खुद जज किया, तनकीद भी की, तारीफ भी की, सब कुछ हुआ। लेकिन हमारे सामने होता है कि कौन सा जज कितने जो है वो जानता है कानून को और किस तरफ जो है वो जा रहा है। सब कुछ जो है वो इस शफाफियत के लिए लाइव स्ट्रीमिंग जो अभी आई है खबर के तमाम बेंचेस लाइव स्ट्रीम होंगे, ये जबरदस्त जो है वो इकदाम होगा जैसे याह्या अफरीदी का। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है वो है आम साइल, वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनके पास जो विजन है, बेशक वो चीफ जस्टिस नहीं बने, जस्टिस याह्या अफरीदी उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको उनकी सरबराही में कोई कमेटी बनाकर वो जो एक विजन रखते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स का, वो की जा सकती हैं मेरा ख्याल में उनसे उनको एंगेज करके और उनके ज़रिए, क्योंकि आम साइल जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो, और इस किस्म की जो तरामीम है आम साइल को इससे फ़ायदा नहीं होगा। ये अब इनकी जिम्मेदारी है जस्टिस याह्या अफरीदी की कि उनके लिए जो है वो कुछ ना कुछ करें। आखिरी बात, मखसूस नशिस्तों का केस जो आपने बात की, उस केस में मेरे ख्याल में कोई समझ ही नहीं आ रही। 13 जजेस ने सुना था, अभी आईनी बेंचेस 5, 7 या 9 जजेस पर बनेगा, तो वो कैसे उसको कर सकेंगे? फिर 8 जजेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया हुआ है, उनके अलावा क्या नजरसानी सुनी जाएगी? ये एक बड़ी कंफ्यूजन है, ये गोरख धंधा है जो आने वाले दिनों के अंदर अब जो है वो समझ आएगा। अभी एक और अहम मामला है ये जो आईनी तरमीम जिसका जिक्र के तहत जो है ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस का जो है इंतखाब किया गया, उनको मुंतखब करके आज हलफ हुआ है, उस पर आलमी रद्द अमल भी सामने आया है। वो आलमी रद्द अमल क्या है उस पर बात करेंगे तफसीलन, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम पर आलमी रद्द-ए-अमल के हवाले से। मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ कि मुख्तलिफ जगह पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, फिर अपने तज्ज़ियाकारों से इस हवाले से उनकी राय जानेंगे। 26वीं आईनी तरमीम पर UN इंसानी हकूक़ चीफ के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल पर खदशात का इजहार किया। आईनी इस्लाहात जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए और इस मामले में इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी कानून को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। एक और एतराज़ भी सामने आया, वो अक़वाम मुत्तहिदा के सरबरा इंसानी हकूक़ का 26वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उनकी जानिब से किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा है कि यह तरमीम अदलिया की आज़ादी को शदीद मजरू कर देगी। उसके साथ साथ ICJ, जिसे इंटरनेशनल कमीशन फॉर जुरिस्ट कहा जाता है, उसने एक बयान में कहा है कि आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी के लिए धचका करार दिया है, जबकि पाकिस्तान ने आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की तनकीद को मुस्तरद किया। मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, एक और मामला भी है, वो ये है कि अमरीकी कानून साजों ने इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीकी सदर को एक बार फिर से ख़त लिखा है और 60 से ज़्यादा अरकान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को ये ख़त लिखा है। तो एक तो आईनी तरमीम को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया है, और फिर एक और ख़त जिसको पहले भी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये हमारे मामलात में मुदाखलत है, एक बार फिर से ये लिखा गया है। तो राव खालिद साहब, एक तो ये ख़त के हवाले से बताइएगा कि आप कैसे देख रहे हैं कि साइफ़र से हिमायत याफ्ता ख़तों तक की इस कहानी को, और दूसरा फिर ये जो हमारी तरमीम की गई है, इसको आलमी सतह पर कुछ जगहों पर तनकीद का निशाना बनाया गया। एक तो जो साइफ़र से लेके ये ख़त लिखने तक ये जो पूरी साइंस है ना, एक मेरा बिल्कुल डिफरेंट व्यू है जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। ये एक ही सिलसिले की कड़ी है, साइफ़र से लेके ख़त तक, और सारा जो सिलसिला चला है, तो इसलिए कोई इस पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं पहले ज़रा जिक्र कर दूँ आपको UN का, यूनाइटेड नेशंस क्योंकि चार्टर है उसका, जब से 1945 से वो बना है चार्टर, तो उसमें ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ह्यूमन डिग्निटी के हवाले से, इंसाफ के हवाले से, और निज़ाम इंसाफ दुनिया भर में जो है वो डेमोक्रेसीज़ के हवाले से, वो उनका बुनियादी, क्योंकि चार्टर है, सारे मुल्क उसके सिग्नेटरी हैं तकरीबन, अगरचे वो सिस्टम पे इंसिस्ट नहीं करते कि डेमोक्रेसी किस तरह से होनी चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो वो उनका है, लेकिन वो कहते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों की मर्ज़ी से हुकूमतें बननी चाहिए और लोगों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए वो जहाँ पे भी कोई चीज़ देखते हैं ऐसी जो उस चार्टर में उनके हिसाब से थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, तो वो बयान ज़रूर जारी फरमाते हैं। ये वोल्कर टर्क साहब ने कश्मीर पे भी इनकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, इसराइल के हवाले से भी बहुत सारे बयान दे चुके हैं, अभी दिया है, लेटेस्ट भी दिया है इन्होंने, जो ओमान के अंदर जो कुछ उधर उन्होंने किया है सारा अक्रॉस द बॉर्डर, और सारा गज़ा में हो रहा है, सारा कुछ बयान दिया है। मसला ये है कि ये बयान बहुत देते हैं, बेशुमार देते हैं। सेक्रेटरी जनरल ने भी दे दिया, UN ने उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा इसराइल ने करार दे दिया, उन्होंने इस किस्म के बयान दिए हैं, लेकिन अमलन क्या करते हैं या अमलन इनका क्या इन्फ्लुएंस है, क्या कर सकते हैं, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनके बयान से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि अमली तौर पे ये दुनिया में कहीं कुछ नहीं करते, सिर्फ बयान देते हैं। अमली तौर पे तब कुछ होता है जब पीछे सुपर पावर जो है अमेरिका या यूरोप या बाकी लोग मिल के ज़ोर लगाएं, तो फिर अमली तौर पे उनकी सारी चीज़ें फिर अमल दरामद शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स है, वो भी क्योंकि वो देखते ही नहीं चीज़ों को, है कि हमारे यहाँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का, उसमें सेपरेशन जो है जुडिशरी की, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटर से, वो एक बुनियादी कह लें कि ज़रूरत है उसकी और रिक्वायरमेंट है, और हमारा आइन उसको डिस्क्राइब करता है इसी तरह से, प्रीएम्बल से लेके तो करारदाद मकासद सारा कुछ उसमें शामिल कर ले, और फंडामेंटल राइट्स को क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्ट करना है, और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुकूमत ही करती है, रियासत ही करती है, तो इसलिए रियासत और अदलिया जो है वो एक दूसरे के सामने हो सकते हैं, बैलेंस में हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता एक दूसरे के ताबे हो जाए। तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंट और जुडिशरी के हवाले से लोग देखते हैं इसको, और हमारा भी यही एतराज़ है, ऑलमोस्ट जितने भी लॉयर कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, तकरीबन यही एतराज़ है उसका, तो इसका भी कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है। नजम साकिब साहब, ये इन बयानात का मकसद क्या होता है, और फिर आलमी सतह पर जब किसी बात पर तनकीद और तारीफ़ की जाती है तो एक मखसूस पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो जाता है लोगों के अंदर, ख़ास तौर पर दूसरे ममालिक के अंदर। अब वो मुकम्मल तौर पर आकर तरमीम तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो ये इन रिपोर्ट्स होंगी इसके बुनियाद पर वो एक अपना माइंडसेट या अपनी एक सोच तो बना लेंगे, तो फ़र्क तो आपको लगता है कि पड़ता है फिर इन चीज़ों का?
इसका बिल्कुल फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। अभी इस तरह राव साहब ने कहा कि इजराइल पे उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा जी कि आप इजराइल के सरजमीन पे कदम नहीं रख सकते, आप होते कौन है बोलने वाले। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मौका कोई भी मुल्क खुद फराहम करता है कि आइए हम पे बात करें, आइए जो है वो आपको इजाज़त है कि आप बात कर सकते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। देखिए ये आइन किसका है जिस पे ये बात कर रहे हैं, चाहे वो आपकी ह्यूमन राइट्स वाले हैं, चाहे कांग्रेस है अमेरिका की, चाहे कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये आइन किधर का है? ये मेरे मुल्क का है। ये जो पार्लियामेंट है जिसने ये फैसला किया है 26वीं तरमीम, ये मेरा मसला है, ये मेरे मुल्क का अंदरूनी मामला है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन जब तक आप IMF के चुंगल में रहेंगे, जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, आपको इस तरह की बातें सुननी भी पड़ेंगी और सहनी भी पड़ेगी। फॉरेन ऑफिस ने तो बड़ा एक स्टैंडर्ड किस्म का यानी कट पेस्ट किस्म का जवाब दे दिया कि जी आप कौन होते हैं फलाना फलाना। असल बात क्या है? असल बात यह है कि अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ये जो गज़ा में, ये जो फ़लस्तीन में, ये जो शाम में, ये जो यमन में, ये जो पूरे मुसलमान ममालिक में लोग ही मर रहे हैं, ह्यूमंस मर रहे हैं, उनकी तरफ तो आपका ध्यान नहीं जा रहा। आपको ह्यूमन राइट्स की पड़ी हुई है, उधर क्यों नहीं देखते? इसलिए कि इजराइल है वहां पे अमेरिका खुद है। अच्छा, अगर आपने ह्यूमन राइट्स की बात करनी है तो रशिया को क्राइमिया से निकाल लेना। ये जो जंग हो रही है इसको बंद करें, देखें कितने ह्यूमन ज़ाया हो रहे हैं। गज़ा में आप क्या कर रहे हैं? फ़लस्तीन को उसके हुकूक दें, कश्मीरियों को उनके हुकूक दें। वहां पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं वो आपको नज़र नहीं आती, आपको सिर्फ पाकिस्तान नज़र आता है। मैं फिर कहूँगा ये मौका आप खुद फराम करते हैं। उसकी मिसाल आखिरी दूंगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी होता है ना हिसाब किताब, यानी जो दुनिया आलमी रद्द अमल की जो आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, उसमें एक केस जाता है कि जी ये 370 और 35A जो है आप इसको वैलिडेट करते हैं कि नहीं करते, और अगले मिनट में वो कहते हैं जी हम वैलिडेट करते हैं। उस वक्त तो कोई आईब्रो नहीं खड़ी हुई, किसी ने सवाल नहीं किया, उधर तो आप बोले नहीं है, वो तो किसी को आपने देखा ही नहीं। इधर हम अपने मामला ठीक कर रहे हैं। देखिए मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस 26वीं तरमीम के बारे में वो अपनी जगह पे हैं, ये मेरे घर का मामला है, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं किसी को इजाज़त नहीं देता हूं कि वो मेरे अंदरूनी मामलात में आके मुझे डिक्टेशन दे। और उसमें फिर से कहूंगा कि काश वो दिन आए कि मेरा मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो, IMF का कोई चुंगल ना हो, किसी किस्म का हमने कर्ज ना देना हो, कोई दयानतदार हुकूमत यहाँ पे मौजूद हो, और यहाँ पे जो है वो शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीते हो। आप यकीन कर लीजिए इस तरह का कोई बयान किसी भी तरीके से कहीं से नहीं आएगा। इंशाल्लाह ये दिन भी हम देखेंगे जो जिसका जिक्र आप अक्सर करते होते हैं, जो पॉजिटिविटी के साथ आप करते होते हैं। साकिब बशीर साहब, अंदरूनी मामलात में ये बैरूनी बयानात, पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है, ये पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल इतना ही होगा? इससे ज़्यादा जिस तरह राव साहब ने सजेस्ट किया कि वहाँ पर भी जाके बात करें, वहाँ पर भी बताएं कि ये इस तरह हो रहा है, या बस जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? रद्द-ए-अमल तो मेरा ख्याल में कोई इससे ज़्यादा शायद वो नहीं देंगे, जो उन्होंने ऑफिशियली देना था दे चुके। और जो बात की जा रही है कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं, तंजीमें हैं, इस किस्म की जो लेजिस्लेशन है या रिपोर्ट्स जारी होती रहती हैं, उन पे अमल दरामद तो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन यह है कि उनकी जानिब से जो सवालात उठाए गए हैं वो किसी हुकूमत की जानिब से मेरा ख्याल में नहीं है। इंडिपेंडेंट जो ख़त के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, जो इंडिपेंडेंट जो इदारे हैं मुख्तलिफ, उनकी जानिब से जो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से सवालात उठाए गए हैं, मेरा ख्याल है कि उसको अगर हम इंटरनली भी देखें तो ये सवाल तो पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग जो है वो समझने वाले हैं इस आइनी तरामीम के असरात को, वो भी उठा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने जो बात की है कि जो 26वीं आइनी तरमीम है इससे अदलिया की आज़ादी को दचका लगेगा, तो ये बात हम ख़ुद भी डिस्कस कर रहे हैं कि डेफिनेटली ये जो 26वीं आइनी तरमीम है उसको मतलब इन रिपोर्ट्स में कोई ऐसे एलिमेंट्स आना, ऐसे जो खदशात का इजहार करना जो चीज़ें हम खुद डिस्कस नहीं कर रहे और वो ऐसी को हमारे अंदर मुदाखलत है, उस पर तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम खुद डिस्कस भी कर रहे हैं, आवाज़ भी मुख्तलिफ फोरम्स पे उठा रहे हैं,
उनको मेरे ख्याल में उसको देखना जो है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्ज है। ये अदलिया की आज़ादी की उन्होंने बात की कि उसको दचका लगेगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के आप जिस तरह की जो आइनी बेंचेस की हमने बात की थी और जो रूल ऑफ लॉ है, उससे फिर जब अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ होगी तो उस पर रूल ऑफ लॉ पे भी उसका असर आएगा कि जो कानून की हुक्मरानी है वो आप सिलेक्टिव चलेगी कि हुकूमत जहाँ चाहेगी जिस तरह चाहेगी उसको उस तरह इस्तेमाल करेगी। पहले भी हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। फिर इन्होंने जो तीसरी बात की वो इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। अब वो आर्टिकल 199 में हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके हवाले से भी जो पिटीशन सिलेक्टिव हुकूमत के बनाए हुए जो आइनी बेंचेस हैं उनमें जाएंगी, तो उससे फिर उसके असरात पर भी असर जो है वो उठता है। इसके अलावा इन्होंने ये बात की कि अदालतों में जो तैनातियाँ होनी है वहाँ पे जो हुकूमती असर व रसूख है बढ़ेगा। ये बात भी हम जो है वो बड़ी तफसील के साथ जो है वो कर रहे हैं। अदलिया के अंदर जो इंतज़ामी उमूर है उनमें भी हुकूमत की मुदाखलत होगी। तो इंतज़ामी उमूर में यही हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, इसमें अभी हुकूमत जो दोबारा से सोच रही है कि 3 की बजाय 5 जज कर दिए जाएं, अगरचे वो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही आईनी तरमीम के बाद डिवीजन हो चुकी है। तो ये बात भी मेरे नज़दीक तो ये बात उन्होंने ठीक की है कि अदलिया के इंतज़ामी जो मामलात हैं वहाँ पे भी, और सियासी असर व रसूख जो है उसमें गैर मामूली इजाफा कि हुकूमत पोलिटिकली उसको फिर मैनेज करेगी। जो जुडिशल कमीशन है या पार्लिमानी जो कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती करेगी, जो जुडिशल कमीशन है वो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती करेगी। वहाँ पे हुकूमत का असर व रसूख ज़्यादा है, तो पोलिटिकली जो पोलिटिकल एंगल है कि सियासी असर व रसूख बढ़ेगा, ये बात भी जो है वो उनकी नज़र में जो है वो ठीक वो बात कर रहे हैं। और जो तहफ़्फ़ुज़ है उनकी जो तैनातियाँ हैं, मतलब जजेस की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसको हर्ज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ भी मिसयूज़ होती रही है। तो ये जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं, मेरा ये ख्याल है कि, और फिर वो बात कर रहे हैं कि जल्दी में ये तरमीम की गई हैं, अवामी राय जो है वो नहीं ली गई, ये जो है वो खुफिया रखी गई हैं तरमीम। तो जो पॉइंट्स हैं उनके साथ तो मेरे ख्याल में डिसएग्री करना बनता यानी साकिब बशीर साहब, आप ये समझते हैं कि हमारे यहाँ ये तमाम तर तनकीद और मामलात उर्दू में हो रहे थे, उन्होंने ज़रा इंग्लिश में इनको लिख दिया, तो बस इतना फ़र्क है, आप ये समझ रहे। अब एक और अहम मामला है, वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, और ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आज के मैच पर बात करेंगे तफसीलन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शोले फिल्म का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था कि कितने आदमी थे, और जवाब में कहा गया था कि 2 आदमी थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस मैच के बाद भी यही 2 स्पिनर साजिद खान और नुमान अली, जिन्होंने बिल्कुल ही पाकिस्तान के मैच को और इन दोनों मैचेस को तब्दील कर दिया और इंग्लैंड की जो एक मजबूत बैटिंग लाइनअप थी उसको वापस पेविलियन भेजते रहे। नजम साकिब साहब, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान की बाकी पूरी टीम की स्ट्रैटेजी या अप्रोच वही थी जो पहले टेस्ट मैच में थी, लेकिन ये 2 बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच के साथ आए, जिसकी वजह से हमें नताइज जो है वो मुख्तलिफ मिले। तो इस सीरीज़ को आप कैसे देख रहे हैं, और ये जीत आप किन अल्फाज में सेलिब्रेट करेंगे? सबसे पहले तो मेरा आइडिया लीजिए कि ये 2 आदमी नहीं थे, ये 4 आदमी थे। 2 तो आपने गिनवा दिए, एक कामरान गुलाम भी था, और उसमें एक सऊद शकील की ये जो 100 उसने किया है, ये अगर ना होता तो पता नहीं क्या सूरत हाल होती। ऐसी इनिंग्स बहुत कम देखी है जो सऊद शकील ने खेली है। और कामरान गुलाम जो है उसको तो 5 साल पहले होना चाहिए था टीम में। अच्छा हुआ बाबर साहब गए और थोड़ा सा पता लगा कि कौन कितने पानी में है। देखिए जी, सबसे पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को क्रिकेट की दुनिया में हम खुशामदीद कहते हैं। और फिर ये है कि ये जो आप करते हैं ना, ये नॉर्मली आप ये जो आप एंकर हजरात हैं कि एक वक्फा आता है और फिर उसके बाद कहते हैं आप वेलकम बैक। तो एक हार का वक्फा आया था, हम वेलकम बैक कर रहे हैं और तवक्को ये करते हैं कि ये सिलसिला अब शुरू हो गया तो चलेगा। 4-5 बातें खुल के आई हैं, मैं 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद बात खत्म करूंगा जी। देखिए, पता ये चला याद रहे कि 39-40 में से 39 विकेटें इन दोनों ने ली जी, और
एक वक्त था कि हम 4 विकेटें नहीं ले सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो शाहीन शाह अफरीदी और वो नसीम शाह वगैरह, हारिस रऊफ, ये वो, तो इन्होंने बताया कि भाई अगर आप पिच ठीक बनाएंगे, अगर आप थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करेंगे तो अपने यानी अगर होम ग्राउंड है तो उसमें आपने क्या करना है, कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो जीत भी सकते हैं। 4-5 चीज़ें खुल के सामने आई। क्रिकेट से सियासत निकाल दें तो पाकिस्तान को हराना बड़ा मुश्किल है। नंबर 2, दिल लगाकर मुल्क के लिए खेलें तो 2-3 खिलाड़ी काफ़ी हैं, टैलेंट बहुत है। फिटनेस से ज़्यादा अहम चीज़ परफॉर्मेंस है। जिस तरह नुमान अली की फिटनेस का है ना, ये फिट नहीं है, उसने देखें कैसा फिट किया है दुनिया की एक बड़ी टीम को। तो फिटनेस नहीं, परफॉर्मेंस पे देखें परफॉर्मेंस कैसी है। आगे चले, कोचेज और मैनेजर्स और कैप्टन्स की तो बातें आप करते हैं, ये जो पिच बनाने वाले हैं ना, इनको भी थोड़ा मकाम मर्तबा दें। कमाल है क्या पिच बनी मुल्तान की और क्या पिच बनी रावलपिंडी की, समझ ही नहीं आ रही थी। ये लग रहा था किसी और जगह की, किसी और दुनिया की पिचें हैं। पर्ची सिस्टम के ख़त्म होते ही जीत का सिलसिला शुरू हो गया है। पर्ची सिस्टम के ख़त्म होते ही जीत का सिलसिला शुरू हो गया, ये भी खुल के सामने आया। क्रिकेट को पता लगा कि बड़े नामों की ज़रूरत नहीं है, क्रिकेट को बड़े नामों की ज़रूरत नहीं है, अब बड़े नामों को क्रिकेट की ज़रूरत है, ये पता लगा। आखिर में सिर्फ बात करूँगा, यानी इंग्लैंड के साथ वो हमारे मेहमान थे यार, नुमान अली और ये जो साजिद है अपना, इस तरह तो मेहमानों के साथ सलूक नहीं करते। आपने तो उनको बिल्कुल ही हक्का बक्का कर दिया, उनको समझ नहीं आ रही थी। बल्कि वो जो उनके कैप्टन है वो कह रहे थे कि हमने बहुत कुछ सीखा है और अब हम जब न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो बड़ा कुछ हमने सबक सीखे हैं। देखिए, सबक सिखाते हैं लेकिन इतना यानी इस तरह का सबक जो है, यकीनी तौर पर मुबारक हो आप चारों को जिनके मैंने नाम लिए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी खुशी की बात है, सबको मुबारक हो। राव खालिद साहब, 3 दिन में काम तमाम आखिरी टेस्ट मैच में, ये पाकिस्तान का एक तो थोड़ा सा माजी देख लेते हैं जहां पर जिस तरह की परफॉर्मेंसेस आ रही थी, और फिर हम अपनी टीम से इतनी जल्दी, तो हम हमेशा देखा है कि हमारी टीम ड्रॉ की तरफ जाती है, 3 दिन में ही जीत गए। जी बिल्कुल, बड़ा कमाल किया, नो डाउट। और 3 दिन में उधर भारत भी हार गया, न्यूजीलैंड जीत गया। ये पर्टिकुलरली इस पे मैं बात करना चाहूँगा, होम कंडीशंस का एडवांटेज जो होता है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन बात यह है कि भारत ने भी होम कंडीशन का एडवांटेज लेने के लिए विकेटें बनाई, लेकिन वो हार गए, हमने बनाई, हम जीत गए। तो इससे साबित क्या होता है, होम कंडीशन का एडवांटेज एक हद तक आपके काम आता है, लेकिन असल बात यह है कि आपकी स्किल सेट कैसा है। क्योंकि T20 में तो मारझाड़ होती है, वनडे में थोड़ा सा आपको विकेटें भी मुख्तलिफ होती हैं, बैटिंग स्टाइल भी मुख्तलिफ होता है, और एक दिन में या आधे दिन में काम ख़त्म हो जाता है। टेस्ट जो है ना, रियल टेस्ट ऑफ योर स्किल्स, एंड्योरेंस, और आप चेंजिंग सिचुएशन के मुताबिक किस तरह अपने आप को एडजस्ट करते हैं। सेशन बाई सेशन आपको खेलना होता है, हर वक्त सूरत हाल चेंज हो रही होती है। सुबह के वक्त कुछ और होती है, खाने के बाद कुछ और हो जाती है, चाय के बाद कुछ और, आखिरी घंटे में एकदम से ही चीज़ें चेंज होना शुरू, विकेट फिर चेंज होती है हर रोज़ उसका। तो उसके मुताबिक एडजस्ट करना, एंड्योर करना और अपनी स्ट्रेटजी को उसके मुताबिक रखना, उसके लिए आपको तजर्बा भी चाहिए, उसके लिए आपका दिमाग ठीक होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मॉडलिंग से सिर्फ काम नहीं चलता, ये आपको समझ होनी चाहिए। आप देखें कि उन्होंने जो विकेटें ली हैं जिन दोनों बॉलर्स ने, उन्होंने जब बैटिंग भी की है तो उसमें आप उनका देखें किस तरह से वो लेके चले हैं। अपने टेल एंडर्स ने जो अपने साउथ शकील को सपोर्ट किया है, किस तरह से वो हमने लीड लिया जाके, जिससे सारा आखिरी मैच जो आपका चेंज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आप करते हैं। ये नहीं होता कि आप स्टार हैं, वॉट कुछ भी, आपका स्टाइल भी बड़ा अच्छा, शाटें बड़ी अच्छी मार लेते हैं, लेकिन ऑन अ गिवन डे, ऑन अ गिवन सिचुएशन, आप किस किस्म की स्किल सेट आपका है, किस किस्म आप एंड्योर करते हैं। किसी का मसल पुल होते देखा आपने इस मैच में, जो रिजवान के भी नहीं हुए इस दफ़ा, तो रिजवान के भी नहीं हुए, उनको भी क्रैम्प्स नहीं हुए। जी, वो बैटिंग, उतनी बैटिंग ही उन्होंने नहीं की, बहरहाल वो अपनी जगह पे। लेकिन यह कि वो बहुत ज़रूरी है, और हमारे ओपनर्स का थोड़ा सा मुझे मायूस हुआ हूँ मैं, उनको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था।
और अंडरस्टैंड करना चाहिए ठीक था। है, एक यानी बड़ी आप बुनियादी समझते हैं सी कि स्किल है, बुनियादी सी स्किल्स बात को है बेहतर जो कर लेगा वो कर लेगा। मैं वक्त कम है, मैं साकिब बशीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूं। एक बुनियादी बात है जो क्लब लेवल पे भी आपको बताई जाती है कि हमारी जो विकेटें हैं ना, इस पे आप बॉल की तरफ नहीं जाते, बॉल को अपनी तरफ आने देते हैं, बस ये फर्क है थोड़ा सा। ठीक है साकिब बशीर साहब, ये बेंच पे जो यंग प्लेयर्स बैठे हुए हैं जिनको इतने अरसे से मौका नहीं मिला था, अब उनके लिए भी उम्मीद जाग गई है कि नए लड़के शामिल किए, उन्होंने परफॉर्म किया, तो अब और लोगों को भी ट्राई किया जाएगा। बिल्कुल, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस दिखाने वाले लड़के हैं उनको बिल्कुल जो है वो चांस मिलना चाहिए था, पहले मिलना चाहिए था, बहुत देर से मिला है और अब मिला है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने साबित किया है ये पर्ची शर्ची जो है वो काम नहीं करेगी, आपको परफॉर्मेंस दिखाना होगी और अल्टीमेटली उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अब बहुत जो वो चांस यकीनी तौर पर बनेगा। बाबर, शाहीन, उनके बगैर जो है वो ये समझा जाता था कि शायद टीम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी, नामुकम्मल तस्वर होगी। तो वो भी मेरा ख्याल में अब उसकी वो भी सोच जो है वो उसमें कुछ तब्दीली आई है। 2010 से 2018 या उस दरमियान जो 5-7 साल थे या ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा अरसा, जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से यहाँ पे कुछ जो है वो टीमें नहीं आ रही थी, यूएई में वहाँ पे स्पिनर्स जो पिचेस बनाई जा रही थी वो स्पिनर्स को जो है वो सपोर्ट कर रही थी और सईद अजमल थे और दीगर अब्दुल रहमान और स्पिनर्स थे, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस भी जीते। लेकिन अभी जो लेकिन रीसेंट पास के अंदर साकिब बशीर साहब, इंतहाई माजरत के साथ वक्त शॉर्ट है, हमें जरा क्लोजिंग की तरफ जाना है, लेकिन ये बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी मुबारकबाद पाकिस्तान को ये भी है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जब दोबारा बहाल हुई है तो उसके बाद हम अब पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छे मैचेस देख भी रहे हैं। तो नजम साकिब साहब, शॉर्टली आज के सवाल। एक ज़रूरी सवाल है ज़ौक और एक गैर ज़रूरी है। ज़रूरी सवाल पहले जी, इज़्ज़त माब याहिया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा चार्ज ले लिया। ज़रूरी सवाल ये है कि क्या अवाम की तवक्कुआत पूरी होंगी कि पुराना सिलसिला जो है वो वैसे ही चलता रहेगा। आज का गैर ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि पोलियो के ख़ात्मे के लिए एक इमरजेंसी प्लान बना है 2024-2025 पोलियो को ख़त्म करने के लिए। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि पाकिस्तान में पोलियो के ख़ात्मे के लिए आखिर कोई हतमी फ़ैसला क्यों नहीं हो जाता, इसलिए कि इससे पहले भी तकरीबन 4 मरतबा तो पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म हो चुका है। राइट। हमारे नाज़रीन अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। ख्याल हाफ़िज़।